जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं CS चौधरी अपने YouTube चैनल संस्कृत सानिध्यम पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, 30 का दड़का में आज मैं एक बार फिर आपके सामने हूं और टॉपिक है विशेषण प्रयोग, यानी वाक्यों में विशेषण का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है या विशेषण संबंधी प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार दिया जाता है। इसका अच्छा अभ्यास करने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ 30 का तड़का में। तो मित्रों, शुरू करते हैं विशेषण प्रयोग और पहले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूं। पहला प्रश्न, गंगायाः जलम अस्ति, रिक्त स्थान दिया हुआ है, समुचितेन पदेन रिक्त स्थानम पूरयत, यानी नीचे 4 ऑप्शन में शब्द दिए हुए हैं, आपको सही शब्द चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। वापस ध्यान दिला रहा हूं आपको मित्रों, इन सभी टेस्ट की PDF प्राप्त करने के लिए ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल संस्कृत सानिध्यम, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हां, लाइक और सब्सक्राइब करना आपका नैतिक दायित्व बन जाता है कि जब मैं आपको अभ्यास करा रहा हूं तो आपको आउटपुट तो देना चाहिए ना, और आपका जो लाइक और सब्सक्राइब का काम है वो हमारे लिए पुनर्वलन का काम करता है। चलिए, गंगाया जलम अस्ति, गंगा का जल है कैसा? मधुरा, मधुरम, मधुरै और मधुर। मित्रों, चारों का मतलब मीठा है। गंगा का जल मीठा होता है, लेकिन संस्कृत में मीठा कौन सा होगा? मधुरा होगा, मधुरम होगा, या फिर मधुरै होगा, या मधुर होगा। ये सभी शब्द विशेषण हैं और यहां आपको ध्यान दे लेना है। क्वेश्चन का आंसर देने से पहले सर्वनाम अगर आपने पढ़ा है, सर्वनाम टॉपिक में अगर आपने सर्वनाम प्रयोग वाला टेस्ट दिया है तो उसमें मैंने बहुत विस्तृत रूप में आपको बताया है कि वाक्य में विशेषण और सर्वनाम का प्रयोग हमेशा संज्ञा के लिंग वचन के अनुसार होता है। यानी जैसा लिंग वचन संज्ञा का है, संज्ञा जिस लिंग में है, जिस वचन में है या फिर जिस विभक्ति में है, उसी लिंग में, वचन और विभक्ति में तो सर्वनाम रहेगा और उसी लिंग वचन विभक्ति में विशेषण रहेगा। तो यानी कि ये तीनों तो भैया कैसे रहते हैं? ये तीनों समान रहते हैं। तो अब गंगा का जल है मीठा, तो मीठा कौन है? जल। तो आवश्यकता है मित्रों कि आप क्या करें? आवश्यकता है कि आप ये पहचानें कि जल शब्द कहां बनता है। मित्रों, जल शब्द बनता है नपुंसक लिंग का एक वचन। तो आपको विशेषण भी कैसा चाहिए? नपुंसक लिंग का एक वचन। मधुरा विशेषण तो ठीक है, अर्थ तो मीठा होता है भैया, तो लेकिन ये तो स्त्रीलिंग है। मधुरै जो है वो भी मीठा होता है, लेकिन ये पुल्लिंग है। मधुर ये तो मूल शब्द ही है और संस्कृत में मूल शब्दों का नहीं विभक्ति प्रयोग के साथ प्रयोग होगा। तो आपके पास ऑप्शन बच जाता है ब, मधुरम, क्योंकि ये कैसा लिंग है? ये नपुंसक लिंग है और ये कौन सा वचन है? एक वचन है। तो मित्रों, आपका ब ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको इसी तरीके से चलना है। इसको पहचानो कि किसका विशेषण पूछा जा रहा है। गंगा का नहीं पूछा, गंगा का जल मीठा है, अर्थ तो आपको कर ही लोगे, इतना मुश्किल नहीं होता है। गंगा का पर्याय विशेषण नहीं पूछा, किसका पूछा है? जल का, और जल का विशेषण पूछा है तो जल नपुंसक लिंग है, इसका मतलब विशेषण भी नपुंसक लिंग एक वचन हो जाएगा। अगर हमसे इस वाक्य में गंगा का विशेषण पूछा होता तो मित्रों, गंगा शब्द है स्त्रीलिंग, तो विशेषण भी स्त्रीलिंग होता। गंगा शब्द में लगी हुई है पंचमी विभक्ति, तो विशेषण भी पंचमी में होता। और गंगा शब्द है पंचमी का एक वचन, यानी कि विशेषण भी एक वचन होता। अर्थात हम कह सकते हैं अगर गंगा का विशेषण होता तो वो होता स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति का एक वचन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है मित्रों, समीचीनम विकल्पम नास्ति, कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? अक्सर यही प्रश्न आपके बीच में आ जाते हैं, कभी अस्ति हो जाता है, कभी नास्ति हो जाता है। कारण साफ है, 4 ऑप्शन का अभ्यास कराना है। मेरा उद्देश्य आपकी परीक्षा लेना नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको हर तरीके के प्रश्न का अभ्यास कराना है। तो जल्दी से बताइए, महान ऋषि, महत ज्ञानम, महती नदी, सर्वे समीचीना संति, ये जो दिए हुए बाद में वो सभी के सभी विशेष्य हैं। अरे जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य, और जिससे विशेषता बताई जाए वो विशेषण। जिससे विशेषता बताई जाए वो क्या होता है? विशेषण होता है। जैसा विशेष्य वैसा विशेषण। ऋषि शब्द क्या है?
ऋषि शब्द पुल्लिंग है और प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। महान क्या है? ये चारों विशेषण, तीन ऑप्शन में विशेषण दिए हुए हैं, चौथा तो सर्वे समीचीना है। ये तीनों ही महत शब्द के रूप हैं। किसके? महत। तो मित्रों, इस महत शब्द का पुल्लिंग में प्रथमा का एक वचन जो रूप बनता है वो महान ही बनता है। इसका मतलब ये विकल्प ठीक है। महान ऋषि, वैसे कर्मधारय समास में आपने पढ़ा होगा ये, महान च असौ ऋषि। महत ज्ञानम, ज्ञानम शब्द कहां बनता है? ज्ञानम शब्द है मित्रों नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति का एक वचन। और महत कहां है? तो मित्रों ये महत शब्द जो है ये भी बनता है नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति का एक वचन, महत बनता है। इसका मतलब ये विकल्प भी ठीक है। महती नदी, नदी कहां बनता है? नदी बनता है मित्रों स्त्रीलिंग में। इसमें स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति का एक वचन। इसका मतलब महती ऐसा है कि नहीं? तो महत शब्द का महती रूप बनता है मित्रों स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति का एक वचन। यह विकल्प भी ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर द हो जाएगा। सभी विकल्प सही हैं। आंसर द हो जाएगा क्योंकि ये तीनों महान ऋषि पुल्लिंग हैं दोनों, महत ज्ञानम दोनों नपुंसकलिंग है, महती नदी दोनों स्त्रीलिंग है। तो महत शब्द के तीनों रूप आपने देखे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूं और अगला प्रश्न है समीचीनम विकल्पम नास्ति। वही संबंध है पहले वाला, लेकिन प्रश्न बहुत शानदार है। प्रश्न बहुत ही शानदार है। पहले विशेषण दे रखा है, बाद में विशेष्य दे रखा है। जल्दी से बता दो, मधुरः पयः, मधुरापयः, मधुरम पयः या फिर मधुर पयः, कौन सा होगा? अब जो लोग देखते हैं ना कि जैसी संज्ञा या जैसा विशेष्य वैसा विशेषण, उनको तो ये ठीक लग रहा होगा। जो लोग नहीं सोच रहे हैं उनको चारों ही ठीक लग रहे होंगे, और जो पढ़ चुका है उसको वही ठीक लग रहा होगा जो वास्तव में सही है। तो मित्रों बात करते हैं पय शब्द की। तो पय शब्द बनता है नपुंसक लिंग में प्रथमा और प्रथमा के साथ साथ द्वितीय विभक्ति का एक वचन। ये नपुंसक लिंग है, पर हमें पय दिखा तो हम किससे तुलना करने लग जाएंगे? राम से करने लग जाएंगे कि रामः बनता है पुल्लिंग में, तो इसका मतलब पय भी किस में होगा? पुल्लिंग में ही होगा। और सीधा आंसर क्या करेंगे? मधुरः पय, जो कि गलत हो जाएगा। मधुर पुल्लिंग है जबकि विशेष्य क्या है? नपुंसक लिंग है। जब ये विशेष्य नपुंसक लिंग है तो आपको विशेषण भी कैसा चाहिए? नपुंसक लिंग का चाहिए। और नपुंसक लिंग का विशेषण आपके पास कहां है? स विकल्प में है। स सही होगा क्योंकि पय शब्द नपुंसक लिंग का एक वचन है। चारों में पय शब्द ही दे रखा है, तो नपुंसक लिंग का एक वचन होता है। पय रूप चलते हैं पय, पयसी, पयांसी। बता देता हूं आपको, पयः, पयसी, पयांसी। इस तरीके से ये प्रथमा बनती है और इसी तरीके से इसकी द्वितीय होती है। तो मित्रों विकल्प हो जाएगा सही। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न, सह बालकः महता वेगेन धावति। बहुत शानदार प्रश्न, हर तरीके के प्रश्न लेके आया हूं आपके लिए। सह बालकः महता वेगेन धावति, अत्र वेगेन इति विशेष्यस्य, यह जो विशेष पद दिया हुआ है इसका विशेषण पद कौन सा है? पूरा वाक्य पढ़ो। सह बालकः महता वेगेन धावति, इसमें जो वेगेन शब्द आया हुआ है, इस वेगेन पद का कौन सा विशेषण आया हुआ है? सह है, बालक है, धावती है या महता है? आपसे पूछा गया है इस वेगेन विशेष्य का विशेषण। क्या पूछा गया है? विशेषण पद पूछा गया है। तो चारों में से देखो, स क्या होता है मित्रों? पहचानो, स तो सर्वनाम होता है, याद है ना? स तौ ते। बालक है क्या होता है? संज्ञा है। धावती क्या है? क्रिया है।
ये तीनों तो हो ही नहीं सकते। विशेषण क्या है? महता। लेकिन अब हमारे सामने समस्या आ रही है कि यहां तो साहब अभी अभी तो आप कह रहे थे कि जैसा लिंग वचन विभक्ति विशेष्य का होगा वैसा ही विशेषण का होगा। यहां वेगेन शब्द में तो कौन सी विभक्ति लगी हुई है भैया? वेगेन शब्द जो है वो तृतीया विभक्ति का एक वचन है। वेगेन शब्द क्या है? तृतीया का एक वचन। तो क्या महता तृतीया का एक वचन है? तभी तो इसके जैसा होगा। बिल्कुल है। महता शब्द जो है मित्रों वो महत शब्द, मूल शब्द होता है महत, इससे पहले भी आया था ना उसमें। इस महत शब्द का तृतीया विभक्ति का, कौन सा? तृतीया विभक्ति का एक वचन बनता है, जो कि पुल्लिंग में भी बनेगा और नपुंसकलिंग में भी बनेगा। तो महता में तृतीया का एक वचन है और वेगेन में भी तृतीया का एक वचन है। अतः विकल्प जो द है वो विकल्प सही है। तो वेगेन शब्द का विशेषण कौन सा है? वेगेन शब्द का विशेषण क्या दिया हुआ है? महता। सामान्यतः ऐसा होता है कि विशेषण के पहले विशेष्य के पहले विशेषण आ जाता है, लेकिन संस्कृत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संस्कृत में कोई भी चीज कहीं भी आ सकती है, क्योंकि वहां सब कुछ ठीक है, बस आप विभक्ति आदि का प्रयोग ठीक कर लो। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं और अगला 5वां प्रश्न आपके सामने है। समीचीनम विकल्पम नास्ति, निम्न में से कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? वही पहले दिए हुए हैं विशेषण और बाद में दिए हुए हैं विशेष्य। आपको उचित विशेषण विशेष्य के जोड़े को चुनना है, लेकिन आंसर यहां पूछा गया है कौन सा शुद्ध नहीं है, यानी आपको अशुद्ध को चुनना है। नम्रः तरु, नम्रः तरवः, नम्रः, नम्रे तरवः और नम्रौ तरु। अगर आपको शब्द रूप का ज्ञान है, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं शब्द रूप बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जान होती है संस्कृत की। तो अगर शब्द रूप याद नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा भैया? तो नम्र तरु, तरु कहां बनता है? अगर याद करोगे तो मित्रों तरु शब्द जो बनता है वो तरु शब्द पुल्लिंग होता है और ये प्रथमा का, किसका? प्रथमा विभक्ति का एक वचन बनता है। तरु कहां बनता है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन बनता है। तरवय कहां बनता है? प्रथमा का बहुवचन बनता है। तरवह बिल्कुल ऊपर की तरह प्रथमा का बहुवचन बनता है। और तरु कहां बनता है? प्रथमा और द्वितीया का, प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन बनता है। अगर आपको याद है तो गुरु शब्द के समान इसके रूप चलेंगे। गुरु, गुरु, गुरवः। भैया ये देख लेना, विसर्ग वाली छोटी रह गई थोड़ी सी, गुरवः। इस तरीके से इसके रूप चलते हैं। तो अब आप देखिए नम्रः तरु, नम्र शब्द जो है वो अकारांत हो गया। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से इसके रूप चल रहे हैं विशेष के वैसे ही इसके चलेंगे, बिल्कुल अलग अलग शब्द हैं। ये अकारांत पुल्लिंग हो गया क्योंकि यहां विशेष जो है पुल्लिंग है, तो हमें नम्र शब्द के रूप किसकी तरह चलाने? अकारांत पुल्लिंग के समान चलाने हैं। और अकारांत पुल्लिंग में हमारे साथ क्या होता है? राम शब्द होता है। राम के रूप आपको याद होंगे, तो राम के अनुसार नम्र शब्द के रूप हो जाएंगे नम्रः, नम्रौ, नम्रः। ये पुल्लिंग रूप हो गए। तो अब आप देख लीजिए, एक वचन में नम्र बनता है, एक वचन में तरु बनता है, विकल्प ए सही है। बहुवचन में नम्रः बनता है, बहुवचन में तरवय भी बनता है, गुरु, गुरु, गुरवः, इसका मतलब ये विकल्प भी सही है। द्विवचन में नम्रौ बनता है, नम्रौ सही है। द्विवचन में तरु, गुरु में उ दीर्घ है, तरु में भी उ दीर्घ है, इसका मतलब विकल्प सभी सही है। कौन सा ठीक नहीं है? तो मित्रों विकल्प स ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि नम्रे नहीं बनेगा। नम्रे जो बनेगा वो नपुंसक लिंग का द्विवचन बनेगा। किसका बनेगा? नपुंसक लिंग का द्विवचन बनेगा। और इसके साथ साथ ये बन जाएगा स्त्रीलिंग का द्विवचन। और हमें क्या चाहिए था यहां पर? पुल्लिंग का बहुवचन। तो विकल्प स जो है वो गलत है, ठीक नहीं है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। छठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं और छठवां प्रश्न है समीचीनम विकल्पम नास्ति, कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? वही विशेष्य और विशेषण को जोड़ना है। पहले विशेषण दिए हुए हैं
और विशेषण के साथ साथ दिया हुआ है विशेष्य। आपको पहले ही कह चुका हूं कि जो लिंग विभक्ति वचन विशेष्य में है वही लिंग विभक्ति वचन विशेषण में भी होने चाहिए। बुद्धिमान बालकः, बुद्धिमान बालिका, बुद्धिमान नरः या फिर सभी ठीक हैं। आपसे पूछा गया है कौन सा विकल्प ठीक नहीं है। इन चारों में से कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? बुद्धिमान बालक है। बालक कहां बनता है मित्रों? बालक पुल्लिंग है और प्रथमा का एक वचन है। बुद्धिमान ये भी मित्रों पुल्लिंग है और प्रथमा का एक वचन है। मतु प्रत्यय से बनता है। किससे बनता है? बुद्धि शब्द है। बुद्धि शब्द के साथ जब आप मतुप प्रत्यय जोड़ोगे तो जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा? पुल्लिंग में बुद्धिमान बनता है, यानी ये विकल्प सही है। बुद्धिमान नरः, नर भी कहां बनता है? पुल्लिंग है और प्रथमा का एक वचन है। बुद्धिमान आप देख ही चुके हो, बुद्धि प्लस मतुप से बनता है, इसका मतलब ये विकल्प भी सही है। अब बुद्धिमान बालिका, तो मित्रों बालिका शब्द जो है वो तो स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग में मित्रों ये प्रथमा का एक वचन है और यहां जो विशेषण दिया हुआ है तीनों में बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान शब्द तो पुल्लिंग होता है। स्त्रीलिंग, बालिका स्त्रीलिंग है, विशेषण पुल्लिंग है, इसका मतलब ये विकल्प ठीक नहीं है। बालिका के अनुसार इसका जो विशेषण पद काम में आएगा वो विशेषण पद यहां पर होना चाहिए था मित्रों बुद्धिमती। क्या होना चाहिए था? बुद्धिमती। स्त्रीलिंग में मती होगा, पुल्लिंग में मान होगा। तो यहां मतु प्रत्यय का रूप है। जब विशेष स्त्रीलिंग है तो विशेषण भी कैसा होना चाहिए? स्त्रीलिंग में बुद्धिमती होना चाहिए था, लेकिन यहां बुद्धिमान दिया हुआ है तो यह विकल्प ठीक नहीं है। सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं और सातवां प्रश्न कहता है समीचीनम विकल्पम अस्ति। देखते हैं। आज्ञाकारी शिष्या, आज्ञाकारी पुत्र, आज्ञाकारिणी पुत्री, ये ब और स दोनों, कौन सा विकल्प ठीक है पूछा है भैया? नहीं है, नहीं है पूछा है। कौन सा विकल्प ठीक है? आज्ञाकारी पुत्र है। पुत्र कहां है? पुत्र पुल्लिंग है, प्रथमा है और एक वचन है। आज्ञाकारी, बिल्कुल आज्ञाकारी जो है ये शब्द भी मित्रों पुल्लिंग है, प्रथमा का एक वचन है, यानी विकल्प ब तो सही है। विकल्प 100 पर चलते हैं। आज्ञाकारिणी पुत्री, पुत्री क्या है? पुत्री मित्रों स्त्रीलिंग है तो और प्रथमा का एक वचन है तो और विशेषण जो है आज्ञाकारिणी, क्या बन गया? आज्ञाकारिणी बन गया। तो इसका मतलब ये स्त्रीलिंग रूप है और स्त्रीलिंग रूप है तो ये भी स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, अर्थात विकल्प 100 भी सही है। और जब ब और स सही है तो आंसर तो द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब और स दोनों ही रूप सही हैं। आज्ञाकारी शिष्या क्यों गलत है उसको भी देख लीजिए। शिष्या शब्द तो कैसा है? स्त्रीलिंग और आज्ञाकारी शब्द कैसा है? पुल्लिंग है, यानी विशेषण पुल्लिंग और विशेष्य स्त्रीलिंग। पहले जो दे रखे हैं मित्रों वो क्या हैं? वो तो हैं विशेषण और जो बाद में दे रखे हैं वो क्या हैं? वो हैं विशेष्य। तो जैसा जो लिंग वचन विभक्ति विशेष्य में है वही लिंग वचन विभक्ति विशेषण में भी होनी चाहिए, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। तो विकल्प द सही है। कौन सा विकल्प ठीक है? गलत नहीं पूछा उसने, सही पूछा है। तो सही तो ब और स दोनों सही है। अगर ये प्रश्न यहाँ होता नास्ति, कौन सा विकल्प ठीक नहीं है, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाता? आपका आंसर हो जाता अ। आपका आंसर अ हो जाता, लेकिन इस पर ध्यान दे लेना क्योंकि दोनों प्रश्नों के आंसर मिल रहे हैं आपको। अस्ति पूछा तो ये सही और नास्ति पूछता तो ये सही। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको अस्ति पढ़ा है कि नास्ति पढ़ा है। मित्रों 8वें प्रश्न की तरफ चल रहा हूं और 8वें प्रश्न में भी वही है। पहले विशेषण दे रखे हैं और बाद में क्या दे रखे हैं?
विशेष्य दे रखे हैं, जल्दी से मिला दीजिए। अब तो आपको आदत में आ गया होगा, 7 प्रश्न आप कर चुके हो। गुणवान नरा, गुणवती नारी, गुणवान पुत्रः या अव उभे। पूछा क्या गया है? समीचीन विकल्प है, यानी सही विकल्प को चुनना है। कौन सा सही है, गलत को नहीं पूछा है, नास्ति नहीं पूछा है उसने, अस्ति पूछा है। कौन सा सही है? तो देखो आपको बताता हूं मैं, नर पुल्लिंग होता है भैया, और पुल्लिंग में यह है प्रथमा का एक वचन। और इधर गुणवान, जब हम गुण शब्द के साथ में, किसके साथ? गुण शब्द के साथ में मतुप प्रत्यय जोड़ते हैं तो उसका पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति का जो एक वचन बनता है वो क्या बनता है? गुणवान बनता है। इसका मतलब विकल्प अ सही है। गुणवती नारी, नारी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है और प्रथमा का एक वचन है, तो इसका जो विशेषण है वो भी कैसा होना चाहिए? इसके अनुसार तो स्त्रीलिंग प्रथमा का एक वचन होना चाहिए। तो मित्रों, गुण प्लस मतुप का जब हम रूप बनाते हैं किसमें? स्त्रीलिंग में। किसमें? स्त्रीलिंग रूप बनाते हैं तो यहां भी प्रथमा विभक्ति का जो एक वचन रूप बनता है वो क्या बनता है भैया? गुणवती बनता है, यानी ये विकल्प भी ठीक है। तो गुण प्लस प्रत्यय होता है मतुप, लेकिन अकारांत शब्दों के साथ वत होकर के बन जाता है गुणवान पुल्लिंग में और गुणवती स्त्रीलिंग में। दोनों ही विकल्प सही हैं। गुणवान पुत्रः, पुत्रा शब्द भी मित्रों पुल्लिंग है और पुल्लिंग में ये भी क्या है? प्रथमा विभक्ति में है, लेकिन ये प्रथमा का बहुवचन है, ध्यान दे लेना। पुत्र नहीं है, पुत्रा है। और यहां गुणवान आप पढ़ चुके हो, गुणवान क्या है? पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, यानी विकल्प स जो है वो कैसा है? गलत है। आपसे पूछा गया था कौन सा विकल्प सही है, तो विकल्प अ भी सही है और विकल्प ब भी सही है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? द हो जाएगा, कि विकल्प अ गुणवान नरः और विकल्प होगा गुणवती नारी, दोनों ही विकल्प सही हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वां प्रश्न, समीचीनम विकल्पम नास्ति। अब मुझे लगता नहीं है कि बार बार लिखने की आवश्यकता है, आप पढ़ चुके हैं। विशेष्य, विशेषण देखो, विशेषण और ये विशेष्य जोड़िए। पूछा है कौन सा विकल्प ठीक नहीं है। कौन सा ठीक नहीं है? श्वेतः अश्वः, श्वेता अजा, श्वेतम वस्त्राणि और अब उभे। अब उभे पे करने से पहले ये देख लेना पूछा क्या है, अस्ति पूछा है कि नास्ति पूछा है। तो वापस जल्दी से देख लेते हैं, अब तो समझ में आ गया होगा। अश्वय कहां बनता है मित्रों? अश्वय बनता है पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति का एक वचन। अजा कहां बनता है मित्रों? अजा बनता है स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति का एक वचन। और वस्त्राणि कहां बनता है मित्रों? वस्त्राणि बनता है नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। यही रूप आपको द्वितीया का बहुवचन भी मिलेगा। अब विशेष्य की बात करते हैं। श्वेतः, अश्व पुल्लिंग एक प्रथमा एक वचन है, श्वेत भी पुल्लिंग में प्रथमा का एक वचन है। अकारांत है तो राम की तरह हो जाएगा, रामे रामो रामः। तो श्वेत है श्वेतौ श्वेता सॉरी, तो श्वेत सही है। अजा स्त्रीलिंग है, श्वेता भी कैसा है? स्त्रीलिंग है, ताप प्रत्यय हो गया श्वेत शब्द के साथ में। अब आ जाओ श्वेतम, वस्त्राणी नपुंसक लिंग है, श्वेतम भी नपुंसक लिंग है। अंतर है, क्या अंतर है? कि वस्त्राणी जो है वो नपुंसक लिंग का बहुवचन है और श्वेतम जो है वो नपुंसक लिंग का एक वचन है। इसका मतलब पूछा है कौन सा विकल्प ठीक नहीं है, तो मित्रों विकल्प स जो है वो ठीक नहीं है। अब उभय आंसर कब होता? क्योंकि ये दोनों सही हैं। जब यहां नास्ति नहीं पूछा गया होता, यहां अस्ति पूछा गया होता, तब ये ऑप्शन सही होता, तब ये ऑप्शन सही होता। इन सबके लिए आवश्यक है कि पहले आप टेलीग्राम चैनल पर जो पीडीएफ डाली जाती है टेस्ट की, उसको दें
उसके आंसर्स टेस्ट का नंबर डाल करके अपनी नोटबुक में नोट करें, और जब आप वीडियो सॉल्यूशन देखें तो वो आंसर्स आपके सामने होने चाहिए, जिससे आपको पता लगे कि आपने क्या आंसर दिया था और क्या प्रश्न को वास्तव में वैसा पढ़ लिया था जैसा वो है, यानी अस्ति और नास्ति को ठीक से पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। तब आपका संपूर्ण अभ्यास हो पाएगा। केवल वीडियो देख लेने से या केवल पीडीएफ में आंसर दे देने से अभ्यास पूरा नहीं होगा। हमें पता होना चाहिए कि आंसर सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, और 10वां प्रश्न है मित्रों, सैनिकाः जनान् पीडयन्ति रिक्त स्थानस्य कृते समीचीनम पदम अस्ति। यहां आपको एक सही विशेषण शब्द का चयन करना है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए। सैनिकाः जनान् पीडयन्ति, क्रूरः क्रूरः क्रूरम और क्रूराणी, यानी यहां पर कहा गया है कि क्रूर सैनिक लोगों को पीड़ित करते हैं, तो क्रूर विशेषण हो गया। अब क्रूर किसका विशेषण है? लोगों का है, पीडयन्ति क्रिया का है, या फिर सैनिकों का है? क्रूर कौन है? क्रूर हैं सैनिक, इसके अनुसार आ जाएगा। बताओ, क्रूरः आगा, क्रूरा क्रूरा होगा, क्रूरम होगा, या फिर क्रूराणी होगा? तो इसको देख लो, जवाब मिल जाएगा। सैनिका कहां बनता है? रामे रामौ रामः, यानी सैनिका जो बनता है उसमें मूल शब्द क्या है? सैनिक है, जिसके रूप आप किसकी तरह बना सकते हो? राम के समान बना सकते हो। तो ये सैनिका शब्द जो है वो पुल्लिंग है मित्रों। पुल्लिंग के साथ साथ इसमें जो विभक्ति है वो प्रथमा है, और प्रथमा के साथ साथ ये प्रथमा का कौन सा वचन है? बहुवचन है। तो इसका मतलब विशेषण भी कैसा होना चाहिए? पुल्लिंग होना चाहिए, प्रथमा होना चाहिए और बहुवचन होना चाहिए। तो देखो, क्रूरः विशेषण तो है लेकिन ये एक वचन है, इसका मतलब ये विकल्प ठीक नहीं है। क्रूरम ये एक वचन भी है और इसके साथ साथ में इसको हम मान के चलें तो ये नपुंसकलिंग का एक वचन है, या फिर पुल्लिंग में द्वितीया का एक वचन भी मान सकते हो। क्रूराणी ये मित्रों बहुवचन हो गया। कौन सा हो गया? बहुवचन। किसका बहुवचन हो गया? नपुंसकलिंग का बहुवचन हो गया। तो ये तीनों ही विकल्प ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि हमें क्या चाहिए था? पुल्लिंग प्रथमा का बहुवचन, और पुल्लिंग प्रथमा के बहुवचन में हमारे पास ऑप्शन है ब। सही आंसर क्या होगा मित्रों? सही आंसर ब होगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप देखिए, हर तरीके का प्रश्न आपके सामने लाने का प्रयास किया गया है कि आपको रिक्त स्थान में पूछता है, आप वहां बताइए। आपको मिलान पद के लिए पूछता है या सही गलत का पूछता है, तो आप वहां भी दे सकते हैं। आपसे कहा जाता है कि बताओ विशेषण कौन सा है, वो भी आपके सामने आ जाएगा। रामः लक्ष्मणस्य भ्राता आसीत, रिक्त स्थानस्य कृते समीचीनम पदम अस्ति, यानी यहां भी विशेषण को रिक्त छोड़ा गया है। अब आपके पास हैं ज्येष्ठ, ज्येष्ठा, ज्येष्ठम और ज्येष्ठ। इनमें से कौन सा शब्द होगा? अगर आपने ये पहचान लिया कि ये विशेषण किसका पूछा गया है, तब तो आप बता देंगे भैया, और नहीं तो फिर परेशान रहेंगे। तो राम लक्ष्मण का भाई है। कैसा भाई है? बड़ा, क्योंकि ज्येष्ठ शब्द का मतलब होता है बड़ा। बड़ा कौन है? भाई। बड़ा कौन है? भाई। मित्रों यहां पर भ्रातृ शब्द होता है। क्या होता है? भ्रातृ शब्द होता है, जिसका पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति का जो एक वचन रूप बनता है वो क्या बनता है? भ्राता बनता है। पुल्लिंग में प्रथमा एक वचन रूप क्या बनता है? भ्राता बनता है। तो हमें जो विशेषण चाहिए वो भी कैसा चाहिए? पुल्लिंग हो, प्रथमा का एक वचन हो। ज्येष्ठा स्त्रीलिंग है, ज्येष्ठम नपुंसकलिंग है, दोनों ही नहीं हो सकते। ज्येष्ठ मूल शब्द है। क्या है? मूल शब्द है, आपको विभक्ति के साथ प्रयोग करना है, इसलिए यह भी नहीं हो सकता। बचा क्या? ज्येष्ठ, क्योंकि ज्येष्ठ क्या है? पुल्लिंग भी है, प्रथमा भी है और एक वचन भी है। तो जैसा विशेष्य वैसा विशेषण। हम क्या करते हैं कि वाक्य में यूं भ्रमित हो जाते हैं कि अब किसके अनुसार लगाना है। आप वाक्य को देखिए, इतने मुश्किल वाक्य नहीं होते हैं, आप उसका हिंदी अनुवाद कर सकते हो। आप हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करिए, आपको निश्चित रूप से आंसर मिल जाएगा। चलिए 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। वृक्षेषु खगा तिष्ठन्ति, वृक्षेषु खगाः तिष्ठन्ति, पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। रिक्त स्थान
कृते रिक्त स्थान के लिए समीचीनम पदम अस्ति, कौन सा पद ठीक है? उन्नतम, उन्नतः, उन्नतेषु या उन्नते। उन्नत शब्द का मतलब होता है मित्रों ऊंचा। उन्नत शब्द का मतलब क्या होता है? ऊंचा। अब ऊंचा किसको बताया गया है भैया? पेड़ को। ऊंचे पेड़ों पर पक्षी बैठते हैं या बैठे हैं। तो बताइए जल्दी से कि कौन सा विशेषण इसके लिए आएगा? उन्नतम आएगा, उन्नतः आएगा, उन्नतेषु आएगा या फिर उन्नते आएगा? जल्दी से बता दीजिए कौन सा विशेषण इसके लिए काम में आएगा। विशेष्य कौन है? आप जल्दी से अपने आप बता देंगे जब आपको यह पता लग जाएगा कि विशेष्य कौन है। वृक्षेषु है खगा, ऊंचे कौन है? पेड़ या पक्षी? ऊंचे वृक्ष हैं। ऊंचे वृक्षों पर, उन्नत वृक्षों पर, उन्नत वृक्षों पर पक्षी बैठते हैं। तो वृक्ष शब्द जो है वो विशेष्य है। विशेष्य कौन है? वृक्ष शब्द है। यानी जो विशेषण का प्रयोग होगा वो किसके अनुसार होगा? वृक्ष के अनुसार होगा। तो मित्रों यहां वृक्ष शब्द जो है वो अकारांत पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। और साथ के साथ में इसका रूप जो बना हुआ है वो कहां बना हुआ है? सप्तमी। कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप बना हुआ है। अगर आपको याद है तो राम शब्द का बनता है इसी के अनुसार रामेशु। क्या बनता है? रामेशु। तो वृक्ष का बना हुआ है वृक्षेशु। यह है सप्तमी विभक्ति का बहुवचन विशेष्य। तो आपको विशेषण भी कैसा चाहिए? सप्तमी का बहुवचन ही चाहिए। तो उन्नतम तो कहां है? उन्नतम तो मित्रों द्वितीय, अगर पुल्लिंग मान के चलते हैं तो यह द्वितीय का एक वचन है। उन्नतः प्रथमा का एक वचन है। ये उन्नतम नपुंसक लिंग में प्रथमा द्वितीय का एक वचन भी बन जाएगा और पुल्लिंग में देखोगे तो द्वितीय का एक वचन होगा। उन्नते ये सप्तमी तो है लेकिन सप्तमी का एक वचन है और हमें क्या चाहिए? सप्तमी का बहुवचन। तो उन्नतेषु पद जो है वो सप्तमी का बहुवचन है। यानी आपका आंसर हो जाएगा उन्नतेषु वृक्षेषु। वाक्य क्या बनेगा? उन्नतेषु वृक्षेषु खगा तिष्ठन्ति। तो सही आंसर क्या होगा? उन्नतेषु होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शशकः तीव्रम धावति, वाक्ये अस्मिन् विशेषणो अस्ति। यहां 3 शब्द का एक वाक्य दिया हुआ है और आपको बताना है कि इसमें विशेषण शब्द कौन सा है। शशकः तीव्रम धावति, शशकः विशेषण है, तीव्रम धाव विशेषण है या धावती विशेषण है। अगर ये प्रश्न आपका सही हुआ ना तो मजा आ जाएगा आप लोगों को, ले और गलत हुआ तो फिर सुधार अच्छा कर लेना। जल्दी से बताइए शशका विशेषण है, तीव्रम है या फिर धावती है, अथवा न कोपी इनमें से कोई नहीं है। अब तक के सभी विकल्पों में ये तो आता था कि ओ आ ब दोनों, ब स दोनों, या फिर कह दिया उपयुक्त सभी। जिस तरीके से पहली बार आया इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं इनमें से कोई नहीं को है या कौन सा है। जल्दी से बताइए। शशका विशेषण है, आपसे पूछा गया विशेषण कौन सा है, तो शशका विशेषण है क्या? बिल्कुल नहीं है। शशका तो संज्ञा है और ये क्या है? विशेष्य है। क्या है? विशेष, क्योंकि ये तो संज्ञा है और संज्ञा विशेषण नहीं है। धावती, धावती तो क्या है? क्रिया है। धावती, धावत है, धावंती, ये भी विशेषण नहीं। बचा क्या? तीव्रम है क्या? मन कर रहा होगा ना, है। अगर सामने आ जाऊं तो वहां आके मारूंगा तुम सबको। अरे मित्रों तीव्रम जो है वो तो अव्यय है। क्या है? अव्यय। क्रिया विशेषण है धावती का। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो तेज क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है, अव्यय है। और अव्यय है तो इसका मतलब इसमें विशेषण कोई भी नहीं है। इस वाक्य में कोई भी विशेषण नहीं है। जिन लोगों ने तीव्रम उत्तर दिया है ना, वो अपने कान पकड़ो और अपने आप से माफी मांगो कि मैंने इस प्रश्न को ठीक से क्यों नहीं पढ़ा। क्या मैं भूल गया कि तीव्रम अव्यय पद होता है? अव्यय में भी तो पढ़ाए जाते हैं ये सभी शब्द। ऐसी गलती नहीं कर देनी है। आपसे कई बार ये कहा जाता है इस वाक्य में से अव्यय छांटिए, इस वाक्य में से सर्वनाम छांटिए, इस वाक्य में से विशेषण छांटिए। तो इस तरीके के प्रश्न आएंगे और आप तो ये देखेंगे कि खरगोश है, तेज दौड़ रहा है, तो तेज विशेषण होगा।
सिर्फ सोचने से नहीं हो जाता, आपको ध्यान भी देना कि वास्तव में विशेषण है कि नहीं है। मित्रों, विशेषण आएगा संज्ञा की विशेषता बताने, खरगोश की विशेषता बताने वाला विशेष जो शब्द होता वो विशेषण होता। ये तो क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण है, और क्रिया विशेषण शब्द अव्यय होते हैं, विशेषण नहीं होते हैं। बहुत ही काम का प्रश्न है। चलिए, जो पिछला प्रश्न था, मैं आपसे यही कहूंगा कि कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर कि वो प्रश्न किस किस का सही और किस किस का गलत था, और खासकर वो लोग जरूर लिखना जिन्होंने तीव्रम को उत्तर माना था। मैं जानना चाहता हूं कि वास्तव में आप लोग मेरे साथ कितनी आत्मीयता से जुड़े हुए हैं। अगर आप आत्मीयता से जुड़े हुए हैं तो मुझे सच्चाई से रूबरू जरूर कराएंगे कि यहां तीव्रम को किस किसने, पिछला जो प्रश्न था उसमें कौन कौन छात्र ऐसे थे, कौन कौन विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने तीव्रम को विशेषण माना था, बताना जरूर मित्रों। चलिए, मैं इंतजार करूंगा। आगे बढ़ रहा हूं अगले 14वें प्रश्न की तरफ। मम माता स्वादिष्टम भोजनम पचती, पहले तो वाक्य पढ़ो। मम माता स्वादिष्टम भोजनम पचती, मेरी माता स्वादिष्ट भोजन पकाती है। वाक्य अस्मिन, इस वाक्य में स्वादिष्टम इति विशेषणस्य, स्वादिष्ट विशेषण का विशेष्य पद कौन सा है, यानी आपको इन दोनों को कनेक्ट करना है। स्वादिष्ट तो विशेषण है, स्वाद तो विशेषण ही होगा ना, स्वादिष्ट। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि इस विशेषण का इस वाक्य में विशेष्य कौन सा है, यानी ऐसा कौन सा शब्द है जिसकी विशेषता स्वादिष्ट शब्द से बताई जा रही है। मम है, माता है, भोजनम है, या पचती है। सरल प्रश्न है, ऐसे को तो उत्तर दे दोगे, मुझे पता है ये तो गलत नहीं होने वाला, और नहीं होने वाला तो जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। मेरी माता भोजन पकाती है, कैसा भोजन पकाती है? स्वादिष्ट। स्वादिष्ट क्या है? भोजन है। तो जो विशेषण विशेष्य का संबंध है वो किसके बीच है? स्वादिष्ट और भोजन के बीच है। कैसा भोजन? स्वादिष्ट भोजन। तो स्वादिष्ट विशेषण हो गया और भोजनम क्या हो गया? विशेष्य हो गया। तो आपका आंसर क्या होगा भैया? आपका आंसर स हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा गया था स्वादिष्ट का विशेष्य। ध्यान रखना, हम कई बार प्रश्न ठीक नहीं पढ़ते हैं, हम ये देख लेंगे कि विशेषण पूछा गया, ये तो यहाँ स्पष्ट कर दिया। ऑप्शन में अगर स्वादिष्टम दे दिया होता तो हो सकता है कुछ लोग जल्दी में स्वादिष्टम को ही सही कर जाते, क्योंकि वो प्रश्न को ठीक से नहीं पढ़ते, वो देखते ही नहीं है विशेषण पूछा है, विशेष्य पूछा है। यहाँ तो ये दे करके पूछा है, कई बार इसी रूप में पूछ लेता है कि इसमें विशेष्य कौन सा है या विशेषण कौन सा है। तो ऐसे प्रश्न में ठीक से पढ़ लो कि पूछ क्या रहा है। दो प्रश्न अक्सर कंफ्यूज करते हैं, एक तो अस्ति और नास्ति, ये ठीक से पढ़ लो, और इस तरीके के प्रश्न जिसमें क्या पूछा गया है ये ध्यान रखना है। चलिए, आज की 30 का तड़का में विशेषण प्रयोग का पहला पार्ट और पहले पार्ट का मित्रों ये अंतिम प्रश्न। विशेषण प्रयोग के इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि समय बहुत अधिक हो जाता। 30 प्रश्नों का समाधान करने में जरूरी है कि आप कम पढ़ें लेकिन बेहतर पढ़ें। आप 15 प्रश्नों का अभ्यास करिए, अगले 15 प्रश्नों के साथ आपसे फिर मिलूंगा, तो तब तक आपको यह पता लगेगा कि इस तरीके के प्रश्नों के आंसर देना आप सीखे, तो अगली बार वो 15 प्रश्न होंगे, उनमें कुछ ऐसे प्रश्न भी होंगे और कुछ नए तरीके के प्रश्न भी होंगे, तो आप सभी के जवाब दे पाओगे। चलिए, सह ग्रामम गच्छन शुष्कम तृणम स्पृशति। अक्सर कुछ बच्चे क्या होता है, संस्कृत में थोड़ा सा खुद को कमजोर मान के चलते हैं, कोई कमजोर नहीं होता हमें, लेकिन वो मान लेते हैं। तो वो क्या देखते हैं, अरे यार यहां से लेकर के यहां तक तो वाक्य ही आ गया, अब वो अगले प्रश्न को पढ़ेंगे ही नहीं, उससे पहले ये सोच लेंगे यार इतना लंबा प्रश्न मेरी क्या समझ में आएगा। अरे मित्रों, हमसे बड़ा कोई नहीं है, इंसान से बड़ा दुनिया में कोई है ही नहीं। चांद पे पहुंचने वाले भी हम ही हैं और पत्थर तोड़ने वाले भी हम ही हैं। निर्भर करता है हमारी क्षमताओं पर। जिसने अपनी क्षमताओं को पहचाना है उसने अपने आप को हमेशा आगे बढ़ाया है। सह वह ग्रामम गच्छन, गांव जाता हुआ, गच्छन शब्द पता है ना, गम धातु के साथ में, कौन सी धातु के साथ में? गम धातु के साथ में जब क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ते हैं तो इसका जो पुल्लिंग का एक वचन रूप बनता है वो क्या बनता है? गच्छन बनता है। गम प्लस क्षत्रिय, पुल्लिंग का एक वचन गच्छन, शेष बचता है अत, अत का पुल्लिंग में अन हो जाता है। वह गांव जाता हुआ शुष्कम सूखे तृणम तिनके को स्पर्शति छूता है। इस वाक्य में शुष्क जो है
ये विशेषण है और इसका विशेष्य पद कौन सा है। आपको पूछा क्या गया है, प्रश्न को पढ़ो। अत्र शुष्कम इति विशेषणस्य, यहां शुष्क इस विशेषण का विशेष्य पद कौन सा है। जो शुष्क विशेषण है इसका विशेष्य कौन। सूखा क्या है, सूखा ग्राम है, सूखा गच्छन है, सूखा तिनका है, या सूखा सह है। शुष्क क्या है, शुष्क ग्राम है, नहीं, गांव जाता हुआ, गांव शुष्क के लिए, यानी ग्राम शब्द है वो शुष्क का विशेष्य नहीं है। गच्छन गम धातु के साथ शास्त्रीय प्रत्यय से बना हुआ है, नहीं है। सह करता है, सर्वनाम है, ये भी इसका विशेषण नहीं है। शुष्क कौन है, तृण। शुष्क कौन है, तृण। तो मित्रों यहां शुष्क शब्द का जो विशेष शब्द है वो है तृण। शुष्कम तृणम, सूखा तिनका यानी घास, सूखी घास। तो इस तरीके से मित्रों सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, से होगा। मित्रों मैं अपनी तरफ से बेस्ट करने का प्रयास कर रहा हूं जिससे कमजोर से कमजोर, एवरेज और प्रतिभाशाली सभी बच्चे सीख सकें। अगर आपने धैर्यपूर्वक इन्हीं प्रश्नों का अभ्यास किया ना तो आप परीक्षा में सफल नहीं होंगे, टॉप करेंगे। मुझसे लिखवा लो, बस ईमानदारी से प्रयास कर लेना। चलिए मित्रों अगली क्लास में ध्यान रहे, विशेषण में जो हम टॉपिक लेकर के आए थे विशेषण प्रयोग 30 का तड़का में, उसका ये पहला पार्ट है विशेषण प्रयोग का। तो अगली क्लास में इसके शेष 15 प्रश्न लेकर के आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हां अभ्यास करते रहें। धन्यवाद।